हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो हेडिंग डालिए, ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए, हमने देखा था कि जब ऊर्जा कि जब हमने बात की तो हमने कुछ ऐसे देखा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम बोलते हैं कि कोई ऊर्जा हमने उसमें लगाई है, तो उसका मतलब क्या था कि हमने उसके ऊपर कुछ न कुछ ऊर्जा लगाई है। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ से इसको धकेल दिया, कुछ न कुछ ऊर्जा लगाई, इसने चलना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा का कहीं न कहीं क्या होता है, रूपांतरण होता है। जैसे हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, हमारी ऊर्जा क्या हो जाती है, मैंने आपको बताया था कम हो जाएगी, और उस तरफ से जो वस्तु के ऊपर हमने ऊर्जा लगाई है उसमें ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और वो गति करना शुरू कर देती है। तो ऊर्जा का रूपांतरण क्या है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। यानी ऊर्जा जब क्या करती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब एक रूप से दूसरे रूप का, क्योंकि रूप तो हमने दो ही पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो या तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज में बदले या गतिज ऊर्जा से स्थितिज में बदले, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा का रूपांतरण। मान लीजिए गतिज ऊर्जा से कोई वस्तु जो गति कर रही है उसकी गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलना, वो भी ऊर्जा का रूपांतरण है। या स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना, वो भी क्या कहलाता है? वो भी आपका ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण हमने देख लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी वस्तु है और किसी ऊंचाई पर है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिरती आ रही है, ठीक है। उस केस में हम देखते हैं कि जब वो वस्तु ऊपर थी, बिल्कुल वहीं पर, तब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो तो जीरो थी क्योंकि वहीं पर रुकी हुई है। और दूसरी चीज़ उसकी स्थितिज ऊर्जा थी क्योंकि किसी ऊंचाई तक उसको उठाकर रखा गया है वहीं पर, तो उसकी स्थिति के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू कर देती है, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी हाइट जो है, उसकी ऊंचाई वो कम होती जाती है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। इसी तरह से अगर हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो हमारे बिजली घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बिजली को बनाया जाता है, काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। वहाँ पर जैसे हम पनबिजली घर की बात करते हैं, जैसे बहुत सारा डैम में बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा, बहुत सारे पानी को क्या किया जाता है, फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण फिर उसको गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा के बाद फिर उसको किसी तरीके से विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी तरीके से हम देखते हैं, जब ऊष्मीय ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा भी बिजली का निर्माण किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा फिर जल जल को लिया जाता है, जल की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा के द्वारा फिर उसके भाप में बदला जाता है, फिर उसकी गतिज ऊर्जा के कारण फिर चलकर आगे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनका हम निर्माण करते हैं, एक तरफ से मतलब कि एक तरह के रूप से दूसरे तरह के रूप में बदलने के बाद। यानी कि जब रूपांतरण होता है, रूप बदलता है जब ऊर्जा का, तब हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। इसी तरीके से जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, खाना बनाते हैं अपने आप,
तब क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वो अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसकी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है उसमें बदल देते हैं, और फिर उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में हम उनको फल को या कोई भी हमारा पदार्थ है उसको खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। तो ये तो हो गया ऊर्जा का रूपांतरण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब उसकी हेडिंग डालिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है ये देखिए। देखिए इनके द्वारा सिर्फ दो ही बात जो है वो बताई जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम दो बातें परफेक्टली बताता है हमें। पहली बात क्या है कि जब ऊर्जा रूपांतरण के समय जो कुल ऊर्जा होगी, जो क्या होगी, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारी अचर रहती है। हम लिखेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण के समय कुल ऊर्जा अचर रहती है। अचर का मतलब फिक्स, कांस्टेंट रहती है। यानी गतिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा रूपांतरण के समय कुल ऊर्जा, अब कुल ऊर्जा कैसे बनती है, यानी क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये बराबर होंगे अचर, यानी कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऊर्जा रूपांतरण के समय जो हमारी ऊर्जा जब परिवर्तित हो रही होती है, तब उस वस्तु की जो कुल ऊर्जा बनेगी, जो गतिज ऊर्जा उस समय उस पे है, उसकी है, और उसी समय पे जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, दोनों का जो योग होगा वो हमेशा क्या रहता है, अचर रहता है। अचर का मतलब हर जगह अचर रहेगा। ठीक है, वो हम आगे आने वाले अब केस में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या बताई जाती है ऊर्जा संरक्षण के नियम में, जब हम इसको बताते हैं कि न तो ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है, बनाया जा सकता है, और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे न तो ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। यानी कि न तो उस ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का निर्माण भी संभव नहीं है और ऊर्जा का विनाश भी संभव नहीं है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण संभव है। ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन उसका न नाश किया जा सकता है और न ही उसको बनाया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो हमने दो बातें क्या पढ़ी इसमें। पहली बात तो ये कि ऊर्जा के रूपांतरण के समय जो कुल ऊर्जा होगी वो अचर रहती है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी कहता है कि ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है, न ही उत्पत्ति की जा सकती है। हाँ, बस उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसी संरक्षण के नियम को हम अप्लाई करेंगे केस के ऊपर, जब हमारी कोई भी वस्तु जो होती है वो जब मुक्त पतन का कार्य करती है, मतलब मुक्त पतन में जब होती है। अब मुक्त पतन क्या है, लास्ट टाइम मैंने आपको जब लास्ट हमारे गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में और गति के चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लास्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं वहाँ से कि मुक्त पतन क्या है, वहाँ हमने उसको डिटेल में किया था। जब कोई भी हमारी वस्तु कहीं भी आसमान से किसी भी ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। किस बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल अगर उस पर सिर्फ कार्य कर रहा है, और तब अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है, तब
उसको बोला जाता है कि वह वस्तु मुक्त पतन में है। अब उसी केस में हम देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे, मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण। मुक्त पतन में देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। अब ध्यान से देखिए शाबाश। मान लीजिए यहां पर हमारी जमीन है, इस तरफ ले लेते हैं, और यहां पर हमारी कोई भी ब्लॉक है उसको यहां पे रखा गया है, कोई वस्तु है हमारी, और उसको यहां से यहां तक आना है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है h। ठीक है। और इस केस में हम देखते हैं दो चीजें, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों को हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि ये यहां पर हमारी रुकी हुई थी, हमारी ये जो वस्तु है ये स्थिर थी, तो यहां पर हमारी दो क्या होंगी, ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जब ये यहां पर है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है वो m है, और अगर यहां पर है तो यहां पर क्या होगा, इसकी स्थिति के कारण इसकी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी यहां पर जीरो। क्यों? क्योंकि ये रुकी हुई है, तो गतिज ऊर्जा तो हो गई हमारी जीरो, और स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए कुछ भी है, कितनी भी है, मान लिया 20 जूल है, और ये है 0 जूल। क्यों ये 0 क्यों हुआ? देखिए हम यहां पर दोनों ही फॉर्मूले लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारी स्थितिज ऊर्जा है, और यहां पर हमारी गतिज ऊर्जा है। ये होती है mgh, और ये होती है हाफ mv²। देखिए यहाँ पर v और u दोनों हो सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग की भी बात की जा सकती है, अंतिम, बस यहाँ पर वेग होना चाहिए। तो जब शुरुआत में हम देखते हैं, इस ऊंचाई पर हम देखते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा तो होगी। अब स्थितिज ऊर्जा अगर है तो मतलब मान लीजिए वो कितनी है, 20 जूल है। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग क्या होगा, जीरो होगा, प्रारंभिक वेग जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहां पर हमारी कुल योग बना 20 जूल का। मान लीजिए इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, और हमने यहां पर आकर इसको देखा, जब यहां पर हमारी वस्तु पहुंची है तब क्या हुआ, तब हमने ये देखा कि जो गति कर गई, गति करती है तो गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ बढ़ेगी, और ऊंचाई में अगर कमी आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, क्योंकि h कम हो रहा है। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा हमारी हो गई 15 जूल, और गतिज ऊर्जा बढ़ गई 5 जूल। फिर हमने और नीचे आकर देखा, इस वस्तु को जब और नीचे लेके आकर देखा, तब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी और स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि और ऊंचाई कम हो गई, और इसकी गति और भी बढ़ जाएगी नीचे की तरफ, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये होगी मान लीजिए 10 जूल, और ये भी हो गई 10 जूल। ये बढ़कर 10 जूल हो गई, ये घटकर 10 जूल हो गई। फिर मान लीजिए ये यहाँ पर पहुँच गई, हमारी जो वस्तु है वो यहाँ पर पहुँच गई, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटकर 5 जूल रह गई, और गतिज ऊर्जा बढ़कर 15 जूल हो गई। और जब ये बिल्कुल जमीन से टकरा जाएगी, जब जमीन पर आकर ये बिल्कुल टकरा जाती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और ये गतिज ऊर्जा हमारी हो गई मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हो जाती है उस समय पे। अब सारे ही केस में हमने देखा
कि पहले केस में भी कुल योग जो ऊर्जा का बन रहा था, क्योंकि जो कुल ऊर्जा बनेगी वो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा किसी भी समय के ऊपर। मान लिया इस समय पे जब हमने देखा इसका योग 20 जूल बना, इस समय पे जब हमने देखा तब भी इसका जो जो योग है वो 20 जूल बन रहा है। यहाँ पर आकर देखा तब भी योग 20 जूल बन रहा है हमारा, यहाँ पर आकर देखा तब भी 20 जूल बनेगा, और यहाँ पर आकर देखा तब भी 20 जूल। तो हमारा जो कुल ऊर्जा है हमारी वो क्या है, अचर है। तो यही तो क्या कहता था ऊर्जा संरक्षण का नियम, यही तो कहता है कि किसी भी वस्तु की किसी समय के ऊपर कुल ऊर्जा जो है वो अचर रहती है, बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, कि जब मुक्त पतन में कोई वस्तु आती है तो कैसे वो स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। हुआ क्या है कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदलती गई। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती गई, गतिज ऊर्जा में बदलती गई, लेकिन कुल योग उस वस्तु का जो है, कुल एनर्जी जो उस वस्तु की वो क्या रही, अचर रहती है। अब यहाँ पर एक और बात है कि जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो कुछ ऊर्जा बेकार हो जाती है। ठीक है, जब जैसे मान लिया कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, किसी भी मशीन को हम चला रहे हैं, पहले वो स्थिर थी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में उसको परिवर्तित किया, लेकिन उस समय पे कई बार वो मशीन ही गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे हम देखते हैं जो हमारे ट्यूब होती है वो गर्म हो जाती हैं, फैन है गर्म हो जाते हैं। तो इनका गर्म होने का मतलब क्या है कि उसमें से जो आ रही हमारी विद्युत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब वो हमारी ऊर्जा बदल रही है तब कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारी कहाँ जा रही है, वेस्ट हो रही है, यानी कि वो ऊर्जा हमारी खराब जा रही है और उसकी वजह से वो चीज़ जो है वो गर्म हो रही है। तो यानी कि पूरी ऊर्जा का रूपांतरण कभी नहीं किया जा सकता। पूरी ऊर्जा का रूपांतरण मतलब कहीं ना कहीं कम ज़्यादा ऊर्जा हो ही जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा जो है वो अचर ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है शक्ति के बारे में कि शक्ति किसे कहते हैं, पावर। अब वो देखिए, ऊर्जा की दर शक्ति कहलाती है। किसकी दर, ऊर्जा की दर शक्ति कहलाती है। यानी जब शक्ति को निकाला है शक्ति, तो शक्ति किसके बराबर होगी, यानी ऊर्जा की जो जो शक्ति होती है वो किसके बराबर होगी, ऊर्जा जो हमारी होगी, सॉरी जो हम ऐसे बताएंगे शक्ति को, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, क्योंकि ऊर्जा की दर नहीं, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हमें शक्ति को निकालना है तो कार्य को निकालते हैं, कार्य शक्ति के ही बराबर होता है, और कार्य की जो दर बनेगी वो क्या कहलाती है, किसी भी वस्तु की शक्ति कहलाती है। अब मान लीजिए हमें शक्ति निकाल रहे हैं जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं पावर को, तो ये किसके बराबर होगी, कार्य किया गया कार्य, और नीचे क्या आ जाएगा, लिया गया समय, ये टी से और ये डब्ल्यू से। यानी पावर जो होती है डब्ल्यू अपॉन टी, ये आज से आपको याद रखना है। यानी किसी भी कार्य को करने की शक्ति क्या है कि उस कार्य को होने में कितना समय लगा। मान लिया कोई व्यक्ति है तो उसकी शक्ति कैसे पता चलती है, कैसे उसकी पावर का पता करते हैं कि वो कितने समय में कितना कार्य कर सकता है, वो उसकी शक्ति कहलाती है। मान लीजिए कि कोई कार्य हो रहा है हमारा 20 जूल का, एक इंसान उसको कर रहा है 2 सेकंड में और एक इंसान कर रहा है 1 सेकंड में, तो किसकी शक्ति ज्यादा है, 1 सेकंड वाले की, क्योंकि उसने कार्य की जो दर है वो 20 जूल प्रति सेकंड हो गया, और जो दूसरे व्यक्ति की जो थी हमारी शक्ति वो हो गई 20 जूल प्रति 2 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य करने की जो किसी भी वस्तु की शक्ति होती है वो कार्य करने की दर को कहते हैं। यानी कार्य कितना हुआ है और कितने समय में हुआ उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की।
एसआई मात्रक जो है P, क्योंकि हमें वर्क दिया गया है W जिसको मापा जाता है जूल में, और T समय होता है सेकंड में, तो याद रखना आज से जूल प्रति सेकंड क्या होती है, शक्ति की एसआई, शक्ति का जो है एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, और इसको लिखा जाता है वाट से, कैपिटल W से। किससे लिखा जाएगा, कैपिटल W से लिखा जाएगा, वाट से लिखा जाता है इसको। ये हमारी क्या होती है, ये शक्ति की का एसआई मात्रक होता है, या तो जूल प्रति सेकंड लिखेंगे और उसको लिखेंगे वाट से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए। हमें कभी भी अगर 1 वाट को परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारी पावर है, वो 1 वाट कब होगी, जब जो हमारा कार्य है वो 1 जूल कार्य हो, और जो समय है वो 1 सेकंड का समय लगे। यानी कि जब 1 वाट हमारा क्या होगा, हमारी शक्ति होगी किसी वस्तु की, जब वो 1 जूल का कार्य करती है 1 सेकंड के अंदर। तो जब हम लिखेंगे, जब जब किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य है, किसी वस्तु द्वारा एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, तब उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। यानी जब कोई भी वस्तु 1 जूल का कार्य करती है 1 सेकंड में, यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड का जब कार्य होता है, तब उसको बोला जाता है 1 वाट शक्ति उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 वाट। अब ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, शक्ति के बारे में। तो अब हमें पढ़ना है, ये शक्ति का हमने एसआई मात्रक भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो शक्ति है उसका हमने एसआई मात्रक, शक्ति का जो बड़ा मात्रक है वो क्या है। तो शक्ति का जो बड़ा मात्रक है वो है, बड़ा मात्रक वो देख लीजिए क्या है, उसको बोलते हैं किलोवाट। अब देखिए 1 किलोवाट अगर हमें निकालना है तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, देखो किलो का मतलब 1000 हो जाता है, तो वाट को में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 वाट। यानी 1 किलोवाट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो गया 1000 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी वस्तु ने कार्य किया है, मान लिया किसी भी वस्तु की शक्ति को दिखाया गया है 1 किलोवाट से, कि कोई 1 किलोवाट की शक्ति है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो 1000 जूल कार्य कर सकती है 1 सेकंड के अंदर। उसका मतलब क्या है 1000 जूल प्रति सेकंड। मैं कह दूं कि 20 वाट, कोई मान लिया किसी की शक्ति 20 वाट है, उसका मतलब क्या है कि 20 जूल कार्य कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। किसी की शक्ति मान लिया 100 वाट है, इसका मतलब क्या है कि 100 जूल कार्य कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। उसी तरीके से अगर 1 किलोवाट है तो उसका मतलब क्या है कि 1000 जूल कार्य कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे 60 वाट है, ठीक है, उसी तरीके से मान लिया 6 किलोवाट है, तो 6 किलोवाट का मतलब क्या हो गया 6000 जूल प्रति सेकंड, उसकी क्या हो गई शक्ति हो गई। तो ये हो गया शक्ति का जो बड़ा मात्रक है उसके बारे में। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें पढ़ना है विद्युत साधित्रों की शक्ति के बारे में देख लेंगे। अब विद्युत साधित्रों की शक्ति क्या है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्प्लियंसेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो विद्युत साधित्रों की जो शक्ति है, जब विद्युत उपकरण, जो हमारे बड़े बड़े जो विद्युत उपकरण हैं उनके द्वारा
उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर, विद्युत उपकरणों द्वारा विद्युत उपकरणों द्वारा विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर, के उपयोग की दर विद्युत उपकरणों की शक्ति कहलाती है। विद्युत उपकरण की शक्ति कहलाती है। तो यानी कि विद्युत जो उपकरण है, विद्युत उपकरणों के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके उपयोग करने की जो दर है, ऊर्जा के उपयोग करने की दर, बस ये ऊर्जा किसकी है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग करने की दर, वो क्या बन जाएगी, विद्युत उपकरणों की शक्ति बन जाएगी। तो इसको बोला जाता है विद्युत संयंत्रों की शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्प्लियंसेस। ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्प्लियंसेस। ये हमारा हो गया विद्युत संयंत्रों की शक्ति, और इसको मापा जाता है किलोवाट में, क्योंकि ये जो हमारी बड़ी यूनिट है ना किलोवाट, इसको इन्हीं में मापा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऐसा नहीं है कि जो ऊर्जा है उसको सिर्फ किसमें, जो हमारी शक्ति है उसको सिर्फ किस में मापा जाए, जूल प्रति सेकंड में या वाट में मापा जाए, इसमें किलोवाट में जो होता है हमारी शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें पढ़ना है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। हमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। व्यावसायिक मात्रक का मतलब है जो ज़्यादातर हम ऊर्जा का यूज करते हो। देखिए जो ऊर्जा है उसके लिए जूल का उपयोग करना बहुत कम पैमाने पर किया जाता है, छोटे पैमाने पर किया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा है उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जैसे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, किसी में भी लगा लीजिए, जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है तो उसको जूल में कभी नहीं लिखा जाता, तो उसका एक अलग मात्रक होता है जो क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। वाट घंटा हमारा मात्रक यहाँ पर किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा, ये हमारा इसका व्यावसायिक मात्रक कहलाता है। अब 1 किलोवाट घंटे में हम देखते हैं कितने जूल होते हैं। ठीक है, देखिए बताऊंगा मैं आपको कि इसका यूज क्या है। 1 किलोवाट घंटे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए हम बदलेंगे इसको 1 किलोवाट को, किसको, 1 किलोवाट को, कितने होते हैं, 1000 वाट। लेकिन घंटे को भी बदलना पड़ेगा, तो हम इसको बदलेंगे, देखिए इसको अच्छे से देखते हैं एक बार। जब मैं बात करता हूं 1 किलो वाट घंटे की, तो यानी 1 किलो वाट घंटा। अब इसको देखिए ये क्या है, जब हम इसको बदलते हैं तो 1 किलोवाट को किस में बदलेंगे, वाट में, तो ये हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, घंटे को जब बदलेंगे सेकंड में, अब क्यों बदलेंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम यहां पर बदल रहे हैं सिर्फ ऊर्जा को निकाल रहे हैं, ऊर्जा निकलेगी जूल में, वहां पर कोई समय की बात नहीं की जाएगी। यहां पर आपको समय लग रहा होगा, घंटे की बात की जा रही है। लेकिन जब आप देखते हो कि यहां पर जो वाट लिखा था मैंने, तो याद कीजिए ऊपर मैंने आपको वाट को क्या बताया था, हम उसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। तो यहां पर अगर इस वाट को मैं जूल प्रति सेकंड लिखूं और इनटू में, ये तो मैंने 1 किलो वाट को बदला अभी तक 1000 वाट में। अब एक घंटे को, क्योंकि यहां भी 1 घंटा होगा ना, उसको बदलेंगे सेकंड में, तो उसमें होती है 3600 सेकंड। अभी सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये इसकी इनवर्स पावर है, यहाँ पे सिंपल पावर है, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ जूल में बचेगा। तो ये हमारा आ गया इतने जूल। इतने जूल जो होगा हमारा क्या होगा, जो है ऊर्जा होगी। अब इतनी ऊर्जा को बताना, इतने जूल ऊर्जा को बताना, देखिए कितना हो जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतनी जूल हमारी हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट निकाल दिया और इसको 10 की पावर में बदल दिया, इतने जूल ज्यादा, इतनी ऊर्जा को बताना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम एक साथ ही ऐसे बताएंगे कि 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल है।
ठीक है, हमारे घर में कितनी बिजली आई, कितनी ऊर्जा आपने खपत की, सर हमने 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हमने खर्च कर दिया। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, हम किस में लिखते हैं, हम लिखते हैं यूनिट्स में, कि कितने यूनिट की बिजली हमने खर्च कर दी है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो वाट जो घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे घर में, जब कोई भी चीज़ हमारे घर में, जैसे हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी एसी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कितने यूनिट उसने बिजली को खपत किया है, कितने यूनिट की बिजली वो खाता है। अब उस यूनिट का मतलब क्या है कि कितने किलोवाट प्रति घंटा की वो बिजली को क्या करता है, खपत करता है उसकी। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब 1 यूनिट हो जाता है। 1 यूनिट में 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल इतनी ऊर्जा होती है, या 1 किलोवाट घंटा इतनी ऊर्जा होती है, या हम बोल सकते हैं कि 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल इतनी होती है। समझ में आया? यानी कि इतनी जो हमारी ऊर्जा होगी वो 1 यूनिट के क्या होगी, बराबर। अगर मैं कह दूं कि हमारे घर में कोई बल्ब है और वो मान लीजिए कि पूरे महीने में वो 3 यूनिट खर्च करता है, 1 मिनट के लिए हमने मान लिया, कुछ दिनों में उसने 3 यूनिट खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसने 3 किलोवाट घंटे क्या कर दिया, ऊर्जा को क्या कर दिया, ऊर्जा की खपत कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे बल्ब है हमारे घर में जो 100 वाट का है, या 60 वाट का लगा लीजिए, 70 वाट का, जो भी आपकी मर्जी है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और वो चलता है हमारा, एक दिन में चलता है 10 घंटों के लिए। ये समय हो गया हमारा 10 घंटे, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 100 वाट का हमारा, इतनी शक्ति का, ये शक्ति है उसकी, हमारा बल्ब हो गया, ये हो गया समय। अब हम देखते हैं कि कितनी यूनिट जो है वो खर्च करेगा। यूनिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए, अब इसको हम बदलेंगे पहले किलोवाट में। जब हम शक्ति को किलोवाट में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, शक्ति को किलोवाट में कैसे बदला जाएगा, इसको हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ गया 0.1 किलोवाट। इतने किलोवाट हो गया, और उसकी जब किलोवाट की हम गुणा करते हैं घंटे के साथ, जितने घंटे थे, तो हमारी क्या आएगी, यूनिट। तो यहां पर हमारा आ जाएगा जो कार्य होगा वो कैसे आएगा, 0.1 किलोवाट गुणा में जितना समय लगा 10 घंटे, तो यानी कि क्या हुआ, ये आ जाएगा 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट की जो है वो बिजली उसने खपत कर दी है। यानी कि वो 10 घंटे के अंदर, जो हमारा 100 वाट का बल्ब होगा, 10 घंटे अगर वो चलता है तो इतने घंटे में वो 1 यूनिट क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस तरीके से हमारी यूनिट बढ़ती जाती हैं। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हर एक जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, हमारे घर के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल, वो सारी की सारी इन्हीं के बेस पे देखते हैं कि कितनी ऊर्जा की खपत करती है। जो कम से कम यूनिट दे हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो यूनिट कम दे यानी कि कार्य ज़्यादा करे लेकिन खपत उसमें ऊर्जा की कम हो, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो इसीलिए हम देख, कभी भी अगर यूनिट निकालना है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कितने किलोवाट घंटे उसका कार्य है, वो उसकी क्या कहलाएगी, यूनिट में बदल जाता है, ठीक है। और यही ऊर्जा का क्या है, व्यावसायिक मात्रक होता है। तो ये तो था आपका सारा इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है जो हमारा कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड है। तो आज हमारे यहाँ पर चैप्टर का बिल्कुल समापन होता है। जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचते हैं, जो एग्जाम्पल्स बचते हैं, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।